अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 16 ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स। टॉपिक है जी आरएलसी सीरीज सर्किट। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया गया और इससे काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, और इस टॉपिक को एग्ज़ाम में डिफरेंट नेम से पूछा जाता है, लाइक सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट या एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है जी, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब इन्हें इन नेम से क्यों पुकारा जाता है, ठीक, इनके ये नाम क्यों रखे गए, ठीक। और ये जो हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट है, इसमें रेजोनेंस कंडीशन क्या है, ये कब एज आ आरसी बिहेव करता है, कब एज आ आरएल बिहेव करता है, वो सारा हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखें, कंसीडर वी हैव आरएलसी सीरीज सर्किट। हमारे पास एक आरएलसी सीरीज सर्किट है जिसमें स्टूडेंट मेरे पास एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है V, ठीक, और एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर, और ये सब किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में। ठीक, तो सीरीज़ में करंट जो है वो सेम रहता है और जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो है VR, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द इंडक्टर वो है VL, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो है VC। अच्छा, ये स्टूडेंट्स मेरे पास 3 डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जो मैंने प्रीवियस टॉपिक से लिए हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो है AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर और AC थ्रू इंडक्टर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उन वीडियो लेक्चर्स को काइंडली पहले देखिएगा, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक, तो बाय यूजिंग प्रीवियस कंसेप्ट हमने पढ़ा कि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट फेज में रहते हैं, जबकि हमने देखा कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 से, और हमने इंडक्टर में देखा कि वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90। तो इन तीनों कंसेप्ट्स की हेल्प से ये डायग्राम मेरे पास आई। कैसे आई देखें। सबसे पहले तो ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंसीडर कर लें आप। ठीक, 0 डिग्री, 90, 180, 270 और फिर 360। अब रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल है वो 0 होता है क्योंकि वो फेज में होते हैं। तो ये मेरी रेफरेंस लाइन है करंट। तो इन केस ऑफ रजिस्टर जो वोल्टेज और करंट है वो तो इन फेज है, यही डायरेक्शन है। एंगल कितना है, 0। ठीक है जी, तो ये तो रजिस्टर वाला तो सिमिलर हमने इसके ऊपर ही लाइन ड्रा कर ली, सेम डायरेक्शन है। अब आप आ जाएं कैपेसिटर में। कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से। ठीक है जी, तो ज़रा इधर देखें, इस वक्त इधर जो करंट है वो कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, और यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है वो कितने डिग्री है, 270 डिग्री, और ये किसकी है, XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मतलब जो वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर, अगर वो 270 पे है तो करंट कितने पे है, 360 पे। इसका मतलब करंट 90 से लीड कर रहा है वोल्टेज को कैपेसिटर पर। ठीक, तो ये वाला जो हमारे पास फेज है ये किसकी वजह से आया, ये वाला सारा पोर्शन कैपेसिटर की वजह से। ठीक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को 90 से। बट ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है स्टूडेंट, इंडक्टर का। इंडक्टर में हमने क्या कहा था कि वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 से। अब ये हमारा करंट है, रेफरेंस करंट 0 पर है। आप देख रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो 90 पर है, तो वोल्टेज जो है अक्रॉस द इंडक्टर वो लीड कर रहा है करंट को विद एंगल ऑफ 90 डिग्री, विद एंगल ऑफ 90। ये भी एंगल कितना है, 90, ये वाला एंगल भी 90। तो अगर बात की जाए XL और XC के दरमियान एंगल की, ये टोटल एंगल, ये डी शेप, ये कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है जी, तो इसका मतलब कि XL और XC एक दूसरे के ओपोजिट हैं। ठीक हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर ऑफ RLC सीरीज सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, यहाँ से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs पूछे जाते हैं। दोबारा मैं आपको कह दूँ तो ये अच्छे से आपने सुनना है और साथ साथ नोट भी करना है। तो देखें, एट हाई फ्रिक्वेंसी XL ग्रेटर देन XC, XL डोमिनेट करता है XC से। क्यों, देखें XL जो है इसका फार्मूला था ओमेगा L। ठीक, यानी कि XL का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ और XC का इन्वर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि ये होता था 1/ओमेगा-C। ठीक, तो एट हाई फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो XL ज़्यादा होगा,
और अगर इधर देखा जाए जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो XC क्या होना चाहिए, कम। इसका मतलब जब हाई फ्रीक्वेंसी है तो XL जो है वो ज़्यादा है। तो RLC सर्किट जो है ये बिहेव करेगा एज अ RL सर्किट, ठीक है जी। इंडक्टर जो है वो इसमें प्रोमिनेंट रहेगा, इंडक्टर का रोल जो है वो प्रोमिनेंट होगा। बट एट लो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, लो, ये वही रिलेशन लिखे हैं स्टूडेंट, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, लो। जब फ्रीक्वेंसी होगी लो, ठीक है, तो तब हमारे पास XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई होगी, जबकि लो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, कम। तो लो फ्रीक्वेंसी पे XC की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि XC ग्रेटर देन XL, तो एट लो फ्रीक्वेंसी जो सर्किट है ये बिहेव करेगा RC सर्किट, और यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो प्रोमिनेंट रहेगी, उसका रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो इसलिए हमने कहा RC सर्किट। अब थर्ड केस आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई अगर ये दोनों बराबर हो, तो देखें थर्ड केस यही है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती क्या है, डेफिनेशन लिख लें, द सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, द सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, वो सर्टेन वैल्यू फ्रीक्वेंसी की जिस पे रेजोनेंस कंडीशन XL और XC, जिसे इसी हम क्या कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, जब ये बराबर हो तो फ्रीक्वेंसी होती है FR 1/2 पाई अंडर रूट LC, और उसे हम क्या कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, और करंट मैक्सिमम होने की वजह से इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट, ठीक हो गया जी। तो देखें XL इज इक्वल टू XC, XL का फार्मूला होता है ओमेगा L, अब रेजोनेंस कंडीशन है तो मैंने लिख लिया ओमेगा RL इज इक्वल टू 1/ओमेगा R इंटू C। ओमेगा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, L को इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ओमेगा R आ जाएगा सिंपली 1/√LC, ठीक है। अब पेपर में अक्सर MCQs आता है कि हमारे पास √LC का यूनिट क्या होता है या √LC की डायमेंशन क्या होती है। तो ओमेगा का यूनिट सबसे पहले तो देखें, ओमेगा का यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। तो यानी कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो मेरे पास √LC आ जाएगा, तो पर सेकंड का रेसिप्रोकल यूनिट में होगा सेकंड। तो याद रखिएगा √LC की जो हमारे पास डायमेंशन है वो है m0L0t, और जो इसका हमारे पास यूनिट है वो होता है जी सेकंड, ठीक। अच्छा, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई f RF लिख सकते हैं, तो 2 पाई को इधर डिवाइड कर दें तो FR आ गया स्टूडेंट 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो यही रिलेशन है हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ RLC सर्किट। पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया FR इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। सेकेंड है स्टूडेंट मेरे पास कि एट रेजोनेंस कंडीशन इफ XL इज इक्वल टू XC, जो इम्पीडेंस है हमारे पास वो मिनिमम होगी। अब सवाल ही पैदा होता है इम्पीडेंस मिनिमम कैसे होगी। देखें, इम्पीडेंस थी कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब इस केस में हमने वैसे तो प्रीवियसली पढ़ा भी था कि इंडक्टर में Z का फार्मूला आया था √R² प्लस XL², और कैपेसिटर के केस में RC सर्किट के केस में था Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC²। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि XC और XL एक दूसरे के ओपोजिट हैं। तो इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC²। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ओपोजिट हैं। तो रेजोनेंस पे तो ये बराबर थे, जब ये बराबर होंगे तो XL और XC तो कैंसिल हो जाएंगे, और R का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आ जाएगा R। तो Z किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो हम कहेंगे इम्पीडेंस जो है मिनिमम है, इम्पीडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम है, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड हमारे पास, देखिए एट रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC या Z इज इक्वल टू R, जब हमारे पास इम्पीडेंस मिनिमम होगी, फेज जो है अब वो हमारे पास रेजिस्टिव होगा। तो रजिस्टर के केस में V और I के दरमियान जो एंगल है वो तो जीरो होता है, क्योंकि फेज में होते हैं। देख रहे हैं ना आप कि रजिस्टर के केस में जो करंट है इसी डायरेक्शन पे क्या होता है, वोल्टेज
तो थीटा कितना है 0। भाई जब थीटा ही 0 है तो पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, तो कॉस 0 होगा 1, इट्स मीन कि जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास 1 होगा। याद रखिएगा पेपर में MCQs आता है, ठीक है जी, कि RLC सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1, ठीक, क्योंकि रेजिस्टिव केस में हमारे पास V और I दोनों फेज में होते हैं, cos 0 1। फोर्स है स्टूडेंट करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वर्टिकल पर है मेरे पास करंट और हॉरिजॉन्टल पर है फ्रीक्वेंसी। अब हमने फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस देखना है, ठीक है जी, कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, और जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो करंट मिनिमम होगा, ऐसा कब होगा, और सर्किट जो है वो RC होगा या RL होगा। तो सबसे पहले XC एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी तो आप देख रहे हैं कि करंट मैक्सिमम है, और सर्किट जो है वो कौन सा है RC। ऐसा क्यों है, इधर देखें, ये रिलेशन आपने देखा, एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेट्स से जी ये फ्रीक्वेंसी रेंज हैं, हर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी, लेट्स से जी ये है 0 10, यहाँ पर कोई वैल्यू है लेट्स से 20, ये है 30 और ये है 40। तो इस रेंज के कंपैरिजन में अभी हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी में हैं, बट हम देख रहे हैं करंट में हम कहाँ हैं, मैक्सिमम वैल्यू पर, ठीक, मीन्स के जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है। तो देखें जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो क्या होगी, ज़्यादा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब हमारे पास ज़्यादा होगी तो सर्किट कौन सा होता था तब, लो फ्रीक्वेंसी पर RC। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सर्किट कौन सा है RC, बट एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमने 20 से ज़्यादा कर दी है, 30-40, तो एट हाई फ्रीक्वेंसी XL की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। जब XL की वैल्यू ज़्यादा होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमने कहा था हाई फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कौन सा बिहेव करता है, RL। तो अब करंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा जो इंडक्टर है, ठीक है जी, वो अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज को बाय अपोजिंग EMF और बैक EMF, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा हमारे पास ग्राफ है, बट सेंटर में आप देख रहे हैं ये जो एक पीक है, ये एक स्पाइक सी है, ठीक है, 20 पर FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे तो हमने कहा था कि XL किसके बराबर है, XC के। तो रेजोनेंट पे करंट जो है वो मैक्सिमम है। शुरू में करंट लो फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हुआ है, बट हाई फ्रीक्वेंसी के बाद अब करंट जो है वो कम होना शुरू हो गया, लेकिन सेंटर में करंट मैक्सिमम है। तो याद रखिएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होता है, जो कि होता है बाय यूजिंग ओहम लॉ इज इक्वल टू V नॉट ओवर R, ठीक है। और इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम होती है, हमने पढ़ा ZR के बराबर। तो इम्पीडेंस मिनिमम होगी तो करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 5th पॉइंट, एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द इंडक्टर वो या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये ज़्यादा होते हैं सोर्स वोल्टेज V से, ठीक है जी। मीन्स के जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V से ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये इससे ज़्यादा कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों जो हैं ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और जबकि इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो होता ये है कि दोनों जो है ये एनर्जी को स्टोर करते रहते हैं, और इनकी जब ये एनर्जी स्टोर करते हैं, जब पावर डेसिपेट होती है एकदम इनसे, ठीक है, एनर्जी इनसे रिलीज़ होती है, तो जो इनका पास पोटेंशियल है वो सोर्स से ज़्यादा होता है, बट एक्सटर्नल सर्किट को कोई इफेक्ट नहीं होता। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि भाई XL और XC तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फ़िलहाल आप मान लें कि XL की एनर्जी सोर्स से ज़्यादा है तो XC बहुत कम होगा, ठीक। और जब XC की एनर्जी सोर्स से बहुत ज़्यादा होगी तो XL बहुत क्या होगा, कम, और ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट। तो इसलिए रेजोनेंस कंडीशन पर जो हमारे पास वैल्यू है R की वो किसके बराबर होती है, इम्पीडेंस के बराबर, क्योंकि भाई ये Z के बराबर होती है, क्योंकि रीज़न क्या है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होने की वजह से उसने ये कहा कि इन पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़्यादा होगा, जस्ट इसका ये मीनिंग है, ठीक। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।